स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 को यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रहे, इस इंडेक्स का प्रकाशन कोरियाई गणराज्य के वित्तीय योगदान द्वारा समर्थित है। यह इंडेक्स 91 देशों के आंकड़ों पर आधारित है, साथ ही वैश्विक भागीदारी का 95% को कवर करती है। इस इंडेक्स के अनुसार महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक व स्थानीय अभियानों के बावजूद एक दशक में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 4 आयामों पर आधारित होता है, जैसे राजनीतिक आयाम, शैक्षिक आयाम, आर्थिक आयाम और भौतिक अखंडता आयाम। इस सूचकांक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। विश्व भर में 10 में से 9 पुरुष और महिलाएं महिलाओं के खिलाफ मौलिक पूर्वाग्रह रखते हैं। दुनिया में 61% लोग राजनीतिक पूर्वाग्रह, 28% शैक्षिक, 60% आर्थिक और 75% लोग महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में स्थिति और भी ज्यादा खराब है और यहाँ लगभग 99% लोग महिलाओं के खिलाफ कम से कम एक पूर्वाग्रह रखते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के साथ समाज में पूर्वाग्रह गहराई से अंतर्निहित हैं, जो महिला सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं। दुनिया की लगभग 49% आबादी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को बेहतर राजनीतिक नेता मानती है। हाल में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में कृषि सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। बताते चलें, यह अफ्रीकी देश गैबोन की पहली एग्री सेज परियोजना है। ध्यान रहे, परियोजना तकनीकी और ज्ञान भागीदारी के रूप में परियोजना AOM ग्रुप और सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की सहायता से लागू की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में गजपति जिले के 30 किसान और 20 कृषि व इंजीनियरिंग के छात्र तकनीकी सहायता के लिए गैबोन जाएंगे। ये छात्र कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। गौरतलब हो कि गजपति उड़ीसा का एक आकांक्षी जिला है। गैबोन में इसकी शुरुआत देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। जैसा कि आप जानते हैं, विकास साझेदारी भारत की अफ्रीका नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। सामाजिक आर्थिक विकास की यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदारी होने के नाते भारत ने अफ्रीका को $12.3 बिलियन से अधिक की रियायत ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विकास परियोजनाओं के लिए $700 मिलियन की अनुदान सहायता भी दी गई है। अब आपको गैबोन के बारे में संक्षिप्त परिचय करा दें। यह भूमध्य रेखा के किनारे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी राजधानी लिब्रेविल है। यह एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश था। यह उत्तर में इक्वेटोरियल गिनी और कैमरून से, पूर्व और दक्षिण में कांगो गणराज्य और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय है। देश का लगभग 3/4 घने भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित है। हाल में सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले वर्ष दिसंबर से प्रवीण कुमार कार्यवाहक सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। बताते चले, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान IPS कैडर प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों का प्रबंधन भी किया था। हाल में भारत ने अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बता दें कि यह लॉन्च उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा किया गया है। यह प्रक्षेपण सभी तकनीकी व संचालन मापदंडों पर खरा उतरा है। ध्यान रहे, अग्नि-1 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ ही यह एक सिद्ध मिसाइल पिंडाली है जो बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल को 1989 में पहली बार प्रशिक्षण किया गया था। स्मरण रहे, अग्नि मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह 700 से 12 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल है जो 1000 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। हाल ही में राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठी और नई पहल की सराहना की है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का दौसा यह अनूठी पहल को नई ऊर्जा प्रदान करके माताओं के साथ साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। अब आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संक्षिप्त परिचय करा दें। इसकी शुरुआत 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत की गई थी। यह 2017 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। ध्यान रहे, केंद्रीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम के अधीन पोषण के प्रभाव को भी कम करना है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक या डाकघर खाते में सीधे 5000 रुपए का नगद प्रोत्साहन दिया जाता
है। जैसा कि आप जानते हैं यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दी जाती है और दूसरी किस्त 2000 रुपए यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करा लेते हैं और तीसरी किस्त 2000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र पूरा होता है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ भी मिलता है। हाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। बताते चलें यह महोत्सव CSIR IIM द्वारा आयोजित किया गया है और यह इस संस्थान के 1 वीक 1 लैब कैंपेन का हिस्सा है। दरअसल इसका उद्देश्य लेवेंडर की खेती में उल्लेखनीय प्रगति और स्थानीय समुदाय पर इसके प्रभाव को दर्शाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें CSIR का अरोमा मिशन जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। लेवेंडर क्रांति की शुरुआत 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। बताते चले लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में की जाती है। हाल में अभ्यास एकता 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बताते चले एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। ध्यान रहे यह आयोजन मालदीव में हो रहा है। इसमें भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल भाग ले रहे हैं। दरअसल इसका उद्देश्य डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। आपको स्मरण करा दें भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भी 2009 से आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख अभ्यास इस प्रकार हैं: संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, सूर्यकिरण अभ्यास भारत नेपाल, इम्बैक्स अभ्यास भारत म्यांमार, स्लीनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। हाल में जर्मनी में 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई। बताते चले इसमें भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर एरावत ने 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान हासिल किया है। याद रहे इस एरावत सुपर कंप्यूटर को CDEC पुणे में स्थापित किया गया है। वर्तमान में एरावत भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI कंप्यूटिंग सिस्टम है। गौरतलब हो इसका डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति की सिफारिश के अनुरूप है। इसमें रहे इसकी क्षमता 13 पेटाफ्लॉप्स है। हाल में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ERSO पर प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। बताते चलें ERSO का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग है। दरअसल इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT उत्पादों के लिए सबसे आकर्षक मरम्मत स्थान बनाना है। ध्यान रहे इसकी शुरुआत बेंगलुरु में हो चुकी है जो 3 महीने के लिए चलाया जाएगा। आपको अवगत करा दें अगले 5 वर्षों में भारत के ESRO उद्योग से भारत को $20 बिलियन तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। ERSO कार्यक्रम विश्व के लिए ICT उत्पादों की सस्ती और विश्वसनीय मरम्मत प्रदान करके विश्व स्तर पर उपकरणों के जीवन का विस्तार करने में हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से कपड़ा क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रगति हासिल करने हेतु अनुसंधान एवं नवाचार के लिए सहयोग और साझेदारी करने का आग्रह किया है। बताते चले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने PM मित्र पार्क में व्यवसाय स्थापित करने व विस्तार करने हेतु उद्योग के उत्साह की सराहना की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें PM मित्र योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। याद रहे PM मित्र योजना के साथ ही उद्योग को राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन और कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना सहित कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा आकर्षक योजनाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब आपको PM मित्र योजना का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल यह प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। जैसा कि आप जानते हैं यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को पूरा करने और भारत को वैश्विक कपड़ा मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा करता है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9 जिसमें लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है को प्राप्त करने में मदद करना है। इस PM मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया गया है। ध्यान रहे इस परियोजना के लिए 4,445 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। इस पार्क के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HB सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।